हाय डियर, आई एम माहू। स्वागत है आपका CMS डिफाइंड यूट्यूब चैनल पर। माय डियर, 10th क्लास मैट्रिक का यह हिंदी नॉन हिंदी है, जिसमें 1 से लेकर आपके 100 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव हैं, ऑप्शंस वाले बहुविकल्पीय हैं। आपको एग्जाम में तो किसी 50 प्रश्न के उत्तर देने होंगे, लेकिन यहाँ पर मैं सारे का यानी पूरे 100 का 100 प्रश्नों का उत्तर दूंगा। और हाँ, आप मेरे साथ साथ बोलने के भी प्रयास करेंगे। बोलने से आपके हेजिटेशन दूर होगा और एक बार आपसे मुंह से जुबान से उच्चारण भी हो जाएंगे, जिनसे आपको प्रश्न याद होगा। डियर्स, जो भी पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को भी दबा देंगे। देखिए, यह 9 साल से लोगों को यह बेहतर रिजल्ट दिए जा रहे हैं। लास्ट टाइम आपको हमारे क्लास से ही आपको 96% आया था। ठीक है, अब आपकी बारी है। और हाँ, आप यदि पहली बार देख भी रहे हैं, यदि आपके फाइनल से एग्ज़ाम भी हो रहे हैं, तो आप अपने छोटे भाई बहनों को भी ज़रूर बताएंगे और उन्हें यह देखने के लिए प्रेरित करेंगे। मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता ही हूँ। अब जैसे स्क्रीन में देख ही रहे हैं, लोग हमारे यहाँ से अच्छे अच्छे परसेंटेज से पास कर ही रहे हैं। मैं किसी को पढ़ाई को डिस्टर्ब एंड परेशान होने नहीं दूंगा, बल्कि मैं भी खुद ऑफलाइन टीचर हूँ, तो आप समझ ही सकते हैं। ठीक है, तो बिना किसी लेट के चालू करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपनी क्लास के, कोचिंग के, मोहल्ले के साथियों में ज़रूर शेयर करेंगे। चलिए, सबसे पहले चलता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 है। अब देख रहे हैं जैसा कि चमन का अर्थ क्या है। चमन का अर्थ आकाश है, नदी है, मरुस्थल है, फुलवरी है। आपको मालूम होना चाहिए कि बच्चे की दुआ से लिया गया है, और बच्चे की दुआ का लेखक आपको कवि कौन है? मोहम्मद इकबाल। ठीक है, उसमें आया था चमन। ठीक है, ठीक है, जिस तरह से होती है फूल, फूल से चमन की जीनत, तो फूल से हो गया फुलवरी। यहाँ पर क्या हो गया? चमन का अर्थ क्या हो गया? फुलवरी हो गया। ठीक है, चमन का अर्थ क्या हो गया? फुलवरी, जो राइट आंसर है। तो ध्यान रखेंगे, इस तरह से आगे बढ़ेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट में देख रहे हैं हम, तू जिंदा है तो डॉट 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 डैश कविता में किसके सर कुचल कर हम साथ चलेंगे कहा जाता है। तू जिंदा है तो डैश कविता में किसके सर कुचल कर हम साथ चलेंगे? सुख के, दुख के, मुसीबत के, हंसी के। तो किसको पैर कुचल कर चलेंगे? तो ध्यान देने वाली बात है कि ये मुसीबतों को सर कुचल कर चलेंगे हम। क्या करेंगे? मुसीबतों के सर कुचल कर चलेंगे हम, फिर बनेंगे इनकलाब ये। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कवि मनुष्य को कैसा जीवन जीने की प्रेरणा देता है? कवि मनुष्य को कैसा जीवन जीने की प्रेरणा देता है? हौसले और उत्साहपूर्ण का, अतीत को याद करने का, मौत से डर डर का, समय का सदुपयोग करने का। तो किसको देता है? कवि मनुष्य को कैसा जीवन जीने की प्रेरणा देता है? तो ये देता है हौसले और उत्साह का, यानी कि बिल्कुल एनर्जी के साथ, हौसले के साथ। ठीक है, नेक्स्ट चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में देख रहे हैं, हामिद कितने साल का बालक था? हामिद कितने साल का बालक था? 3-4 साल का, 4-5 साल का, 5-6 साल का, 6-7 साल का। तो देखिए, इस ईदगाह शीर्षक का है, जो प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है, और यह एक बल मनोवैज्ञानिक का ये बल मनोवैज्ञानिक ये व्याख्या है, जो आपको 4-5 साल का बालक होता है, जिनके मम्मी पापा दोनों नहीं होते हैं और उनके दादी आमिना होते हैं। ठीक है, महमूद, उनके सब साथ नूरे, सब साथी होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पास। बूढ़ी दादी का नाम क्या था? मैंने तुरंत अभी बोला आमीना। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। हमीद ने दादी से क्या कहा था? यानी जाने से पहले हमीद दादी से क्या कहा था? पहले आऊँगा, बाद में आऊँगा, देर से आऊँगा, रात में आऊँगा। अरे तू डर मत अम्मा, मैं तो सबसे पहले आ जाऊँगा। किसने कहा था? हामिद ने कहा था। किन से? अपने दादी से, जब उनके दादी उन्हें ईदगाह जाने से रोक रही थी कि तुम्हें अकेले किसके साथ जाओगे, है ना। कभी सैकड़ों मरुभूमि से क्या बहा देने की बात करते हैं, तो ये समझ ही रहे हैं क्या बहेगा? बहेगा तो सिर्फ नदी।
नदी, समुद्र, पसीना, आंसू। तो ये बहेंगे नदी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के पास। ध्यान से सुनेंगे और साथ साथ भी आप बोलेंगे। कवि के अनुसार जंगलों में महामंगल रचा देने वाला कौन करता है? तो कौन करता है? तो यो करेंगे करमवीर ही करेंगे। कौन करेंगे? करमवीर ही कर सकते हैं। जंगलों में महामंगल करमवीर ही कर सकते हैं। जस्ट आपको थोड़ा सा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और ऑफलाइन में कमेंट भी करेंगे कि वीडियो कैसा है। कमेंट भी ज़रूर करेंगे कि वीडियो कैसा रहा। ठीक है, और अपने साथियों को और अपने कोचिंग के क्लास के मोहल्ले के, अब आइंदा जो 10 क्लास पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल मैं लाइव सेशन चलाने वाला हूँ। ठीक है, सब कुछ मैं लाइव पढ़ाऊँगा, तो आप उन्हें भी ज़रूर सजेस्ट कीजिए कि देखो तुम भी पढ़ो। ठीक है, और इसमें वीडियो को देखा करो और तुम्हारी भी इसमें प्रॉफिट की बात होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। सभ्यता व संस्कृति के रक्षक और निर्माण करता है। सभ्यता और संस्कृति के रक्षक और निर्माण करता है कौन है? साधु, वीर, कृषक, कर्मवीर। तो सभ्यता और संस्कृति के निर्माण करता है कर्मवीर। यही है जो अपने से मेहनत से लोगों को और चीज़ों को बनाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं। बल गोविंद भगत की उम्र कितनी थी? 40 से ऊपर, 50 से ऊपर, 60 से ऊपर, इनमें से कोई नहीं। तो कितना था? बल गोविंद भगत की उम्र 60 से ऊपर था, याद रखिएगा। और ये क्या है? कहानी का कैसा, विधा का कैसा है? ये रेखा चित्र है। बल गोविंद भगत क्या है? कहानी का रेखा चित्र है। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 में देख रहे हैं हम क्या है। बल गोविंद भगत कबीर को साहब क्यों मानते थे? क्योंकि बचपन से दोस्त थे? नहीं। साथ पढ़े थे? कभी नहीं। कबीर के आदर्शों पर चलते थे? शेर हो सकता है। कबीर के पुजारी थे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको, ये कबीर के आदर्शों पर चलने वाले थे। कबीर तो बहुत पहले गुजर गए थे। ठीक है, तो क्या हो गया? बल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे क्योंकि कबीर के आदर्शों पर चलने वाले थे, चलते थे। जस्ट थोड़ा सा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने साथियों में शेयर कीजिएगा। किसी के भी चैनल का भी ग्रोथ और विकास किसी के सब्सक्राइब और सपोर्ट करने से ही हुआ है। अतः मैं भी ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ, मैं भी 96% दिलाता हूँ। शायद 96% आप जिस कोचिंग में पढ़ते हैं शायद नहीं मिला है, लेकिन मेरे यहाँ पर मिलता है। ठीक है, आपको ज़रा से भी परेशानी और तकलीफ नहीं होगी। आप अपने छोटे साथियों को, अभी आने वाला साल 10 क्लास पढ़ने वालों को कम से कम 5 स्टूडेंट को ज़रूर बताएंगे और वो लाइव उनसे कमेंट भी करने को कहेंगे ऑफलाइन। नेक्स्ट चलते हैं। बल गोविंद भगत कहाँ आसान जमा बैठते थे? घर के अंदर, घर के बाहर, घर के आंगन में या मंदिर में। तो कहाँ पर होता था? ये होता था घर के आंगन में। कहाँ होता था? घर के आंगन में। नेक्स्ट चलते हैं। हुंडरू का झरना। हुंडरू का जलप्रपात रांची से कितना मील दूरी पर है? तो हुंडरू का ये जो है झरना है, रांची से 27 मील दूरी पर है। कितनी मील दूरी पर है? 27 मील दूरी पर है। पुरुलिया रोड से हुंडरू की दूरी कितनी है? पुरुलिया रोड से हुंडरू की दूरी आपको 13 मील है। कितना मील है? 13 मील है। पुरुलिया रोड से हुंडरू की दूरी 13 मील है। जबकि नाम से जुड़ा क्या होता है? गुण, अवगुण, गुण अवगुण दोनों सभी गलत। तो क्या होता है? नाम से जुड़े हमेशा आदमी के गुण होता है। ठीक है, अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, देख रहे हैं हम। बिहारी के अनुसार मनुष्य किसी के बिना बड़ा नहीं बन सकता। धन के बिना, क्रोध के बिना, गुण के बिना, दोष के बिना। सोचिए जरा कि धन बिना ही भला, धन से ही कैसे आदमी बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो क्या हो जाएगा? क्रोध से बड़ा कैसे होगा? न कभी नहीं। दोष तो आदमी निकृष्ट होता है, गुण से बढ़कर, गुण से ही संभव है। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 देख रहे हैं कि सिरचन को गांव के लोग बेगार क्यों समझते थे? समझने वाली बात यही है, थोड़ा समझ के लोग भी अन्यायकारी होते हैं। यह एक मशहूर फेमस कारीगर थे। अब सोचिए जरा, आज भी यदि कोई एक टेक्निकल काम करता है, मैकेनिक का काम करता है,
तो उसे खेत में उसे उससे रोड में उसे मिट्टी ढोने की बात कहिएगा तो भला कैसे करेगा। यदि कोई बिजली वायरिंग का काम करता है तो वो भला मकान में काम कैसे करने जाएगा। उसी प्रकार वो एक कारीगर था, कुशल कारीगर था। अब कारीगर होने के बाद उसे खेत खलिहानों में काम करना अच्छा नहीं लगता था और जाने पर भी वो लेट से जाते थे। वैसे गरीब साधारण व्यक्ति थे, कारीगर थे। तो सिरचंद को गांव के लोग बेकार ही नहीं बल्कि बेगार समझते थे। बेगार उसे कहते हैं बिन मजदूरी के काम करने को बेगार कहते हैं, अर्थात उसे बेगार में भी नहीं बुलाते। साथ ही साथ जब तक दूसरे मजदूर काम करने के लिए चल रहे होते तो कहा गया कि पगडंडी नाप तोल कर चल रहे होते, यानी कि कुछ देर तक काम करने के बाद लोगों की। तो ऐसी बात नहीं है, उससे कम से कम एक कुशल कारीगर थे तो कारीगर की निगाह से दृष्टि देखा जाना चाहिए था और उसे कारीगर को वास्तविक मजदूरी मिलनी चाहिए थी। चलिए देखता हूँ कि क्या है। वह किसी का काम ठीक से नहीं करता था, उसे काम करने के लिए नहीं आता था। कला होने के नाते खेती बाड़ी में उसको मन नहीं लगता था। देखिए मैंने जितनी बातें बोली सारी बातों का निचोड़ मिल गया। वह एक कलाकार था तो भला खेत खलिहान के काम क्यों करने के लिए जाता, ठीक है। अतः उससे अच्छा नहीं लगता, इसलिए लोग समझता था कह रे सरचन को बुलाया, अरे गधलेल उसे क्यों बुलाएगा, उसे तुम प्रैक्टिकल से टेक्निकल कब में बुलाओ ना, कारीगरी कब में बुलाओ ना। उससे भी आज आज के डेट में भी कितने महानता मिलती है, सम्मान मिलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के पास। मनुष्य सिरचंद ने मोहर छाप वाली धोती का दाम नहीं लिया क्योंकि मनु के प्रति उसके हृदय में ममता की भावना नहीं लिया, क्योंकि नहीं, मनु के प्रति उनके मन में क्रोध था नहीं, वो उदार प्रकृति का व्यक्ति था। शायद मनु ससुराल जा रही थी इसलिए, बिल्कुल नहीं। बात तो यह है मनु के प्रति उनके हृदय में ममता की भावना नहीं लिया, ठीक है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन भी थोड़ा स्पष्ट नहीं है। मनु के प्रति उसके हृदय में ममता की भावना है, इसलिए। साथ ही साथ चाहे उसको उदार प्रकृति भी बोल सकते हैं, ठीक है, उदार प्रकृति की बोल सकते हैं। शायद यह स्पष्ट ऐसा रहा था मनु के प्रति उसके हृदय में ममता की भावना थी, इसलिए, ठीक है। ऐसा होता तो ये होता, चाहे उदार प्रकृति है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। अल्लाह और ईश्वर में फर्क क्या है। अल्लाह और ईश्वर में फर्क क्या है। तो अल्लाह और ईश्वर में फर्क है, हाँ, नहीं, भेद है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहेंगे आप, अल्लाह और ईश्वर में फर्क नहीं है, ठीक है। और धार्मिक दृष्टि से कही जाए तो बात अलग है, तो यहाँ पर तत्काल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। जीनत शब्द का अर्थ क्या है। जीवन, नर्क, शोभा, चिंता। जीनत शब्द का अर्थ क्या है, क्या हो जाता है, तो यह हो जाता है, जीनत शब्द का अर्थ हो जाता है शोभा, ठीक है। जिस तरह से फूल से होती है चमन की जीनत अर्थात शोभा सम्मान। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के पास। क्वेश्चन नंबर 21 में है संस्कृत, मराठी और नेपाली भाषाओं की लिपि क्या है। संस्कृत, नेपाली, रोमन, देवनागरी। तो देखिए संस्कृत, मराठी और नेपाली भाषाओं की लिपि यदि कही जाए तो संस्कृत का क्या है, तो संस्कृत का है तो देवनागरी। हिंदी का क्या है, देवनागरी। अब बच गया नेपाली का भी देवनागरी। कुल मिलाकर संस्कृत, मराठी और नेपाली भाषाओं की लिपि है देवनागरी, ठीक है। हिंदी का भी देवनागरी है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के पास। रॉ तथा री का उच्चारण स्थान क्या है। तो इसका उच्चारण स्थान क्या है, तो ये मूर्धा है। रॉ, मूर्धा, री, ठीक है। अब उच्चारण करके देखिए मूर्धा होता है। आगे चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 23 के पास। 23 में देखिए क्या है। 23 में निम्नलिखित शब्दों में समूहवाचक संज्ञा कौन है। सभा, मानवता, आदमी, चावल, ठीक है। मानवता आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा है। आदमी की जात मैन जातिवाचक संज्ञा है। चावल मेटेरियल वाचक द्रव्यवाचक संज्ञा है। सभा कमिटी कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, जातिवाचक। एक ही वस्तु का बोध होता है, एक ही वस्तु, एक ही पर्सनल,
तो जब किसी एक ही व्यक्ति वस्तु का बोध हो तो उसे व्यक्तिवाचक पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 25 में। 25 में देख रहे हैं बाल का स्त्रीलिंग क्या है। तो बाल का स्त्रीलिंग होगा बालिका। ठीक है, बाल का क्या हो जाएगा, बालिका नहीं, ऑप्शन से बालिका, बालिका। तो क्या हो जाएगा, बाला। क्या हो जाएगा, बाला। 26 में देखते हैं लिंग के अनुसार शुद्ध जोड़े का चयन करें। राक्षस राक्षसनी, राक्षस राक्षसी, राक्षस राक्षसी, राक्षस राक्षनी। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा राक्षस राक्षसी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बाकी सारी गलत हैं। ठीक है, राक्षस का राक्षसी। क्वेश्चन नंबर 27 है सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग क्या है। सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग क्या है, सौंदर्य, सौंदर्यता, सुंदरता, सौंदर्यीकरण। तो क्या हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा सुंदरता। जिस आपको पढ़ना है किताब में, फिर से ध्यान से देख सुनिए, लिंग पढ़ना है। लिंग, पर्यायवाची, समास, संधि, ठीक है, मुहावरा और लिंग, इतनी सारी चीज़ों को समास, कारक, इतना चीज़ को पढ़ लीजिए, इनके बिना नहीं होने वाला है। ठीक है, आप इसे एक बार जरूर देख लीजिएगा। अगला सवाल है कौन सा शब्द पुल्लिंग है। कौन सा शब्द पुल्लिंग है, मंजिल, भरमार, मर्यादा, पुलिंदा। तो कौन है, आपको कौन पुल्लिंग शब्द है, तो पुल्लिंग शब्द इसमें से है, वो है पुलिंदा। कौन है, पुलिंदा। शुद्ध वचन है बालक, बालकों, बालका, बालिकाओं। तो शुद्ध वचन है बोली की दृष्टि से, तो क्या हो जाएगा, आपको हो जाएगा बालक। ठीक है, बालको भी नहीं, बालका भी नहीं, बालिकाओं भी नहीं। ठीक है, तो शुद्ध वचन यानी कि शुद्धता की दृष्टि से ये सिर्फ आपको ये सही जो बालक था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 में है कौन सा शब्द बहुवचन है। कौन सा शब्द बहुवचन है, ममता, माता, नदी, लड़के, किताब। तो कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको लड़के, यही बहुवचन है। कौन सा शब्द एक वचन में नहीं है, एक वचन में नहीं है, एक वचन नहीं है। ठीक है, किताबें बहुवचन, कलम तो एक वचन में है, कुत्ता भी एक वचन में है, लड़का भी एक वचन में है, कुन नहीं है, तो किताबें नहीं है, अर्थात किताबें क्या है, बहुवचन है। मेरी माँ से चला नहीं जाता, मेरी माँ से चला नहीं जाता, रेखांकित, रेखांकित, रेखांकित कारक का नाम बताइए। रेखांकित से यहाँ पर देखिए है ना रेखांकित, तो मेरी माँ से चला नहीं जाता, तो यहाँ पर लाल जो रेखांकित है तो इसको क्या बोलेंगे, कर्ता कारक, कारण कारक, अपादान कारक, संपादान कारक। तो क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा बी, कर्ण कारक। क्या हो जाएगा, कर्ण कारक। आगे चलते हैं, के लिए किस कारक का चिन्ह है। के लिए किस कारक का चिन्ह है, के लिए किस कारक का चिन्ह है, कर्म कारक, संप्रदान कारक, ठीक है, संबंध कारक या अपादान कारक। तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको संप्रदान कारक, ऑप्शन बी हो जाएगा। मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। इस वाक्य में घर में कौन सा कारक है, घर में कौन सा कारक है, कर्म कारक, संबंध कारक, अपादान कारक, संबोधन कारक। ठीक है, आप जितने भी कारक हैं सभी का विभक्ति जरूर याद रखिएगा। इस हिसाब से मेरे घर से दूरी, आपके घर तक, अपादान कारक से स्थान के अलगाव का भाव का बोध होता है, तो क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। रमा पर बहुत कर्ज है, रेखांकित कारक का चिन्ह बताइए। देखिए पर के नीचे लाल लाल लकीर है, अधिकरण कारक, कर्म कारक, कर्ता कारक, संप्रदान कारक। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिकरण कारक। कौन सा शब्द विशेषण है, मात्र, खर्च, निफ्ट, चुपचाप। तो क्या हो जाएगा, मात्र। क्या हो जाएगा, मात्र हो जाएगा, क्योंकि सॉरी, कौन सा शब्द विशेषण है, मात्र एक ठो, मात्र 5000, यानी कितना, इतना, विशेषण, विशेषता, खर्च, खर्चीला आदमी, चुपचाप,
निपट तुष्मे से परिणाम की बोध हो। कितना, मात्रा तो नहीं है, ठीक है। चुपचाप खर्च निपट लिया गया, ठीक है। यहाँ पर सी सही होगा ऑप्शंस का दृष्टि से। आगे चलता हूँ। संस्कृति का विशेषण है, संस्कृति का विशेषण है संस्कृत, संस्कृति, सांस्कृतिक, सांस्कृतिक, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको सांस्कृतिक, सांस्कृतिक ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 38। लंबी कुर्सी उठा लाओ, रेखांकित शब्द का विशेषण बताइए। रेखांकित शब्द का विशेषण बताइए। अनिश्चयवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, संबंधवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। तो क्या हो जाएगा, लंबी कुर्सी उठा लाओ में यहाँ पर हो जाएगा आपका गुणवाचक विशेषण, चूंकि कैसे कुर्सी लाओ, लंबी कुर्सी लाओ। नेक्स्ट चलते हैं। मृत्यु के समय रानी लक्ष्मीबाई की उम्र क्या थी। मृत्यु के समय रानी लक्ष्मीबाई की उम्र क्या थी, तो क्या थी, 22 शादी हुआ था और 22 ही खुदरा पड़ के आपको तो कुछ महीना ही हुआ था, तो कुछ में 22 महीने की कुछ महीने गुजरने का 23 वर्ष हुआ, अतः सी ऑप्शन सही होगा हमारा। आगे चलते हैं। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी, ठीक है। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको जबानी याद थी। काव्य पंकेत झांसी की रानी से, पीपल से, करमवीर से, बिहारी के दोहे से। ये बिहार झांसी की रानी से ली गई। कटक शब्द का अर्थ होता है काल, दुश्मन, कांटा, कलंक। तो क्या हो जाता है, ये होता है कांटा। कटक शब्द से संबंधित है कांटा। आगे देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 42। सुदामा चरित्र किस भाषा में लिखी गई है। सुदामा चरित्र किस अवधी, ब्रजभाषा, मगही या खाड़ी बोली। तो किस में लिखा गया है, ये लिखा गया है ब्रज भाषा में, ठीक है। किस में लिखा गया था, ब्रज भाषा में। रावट के हिरण के बच्चे को पाठ से क्या सीख मिलती है। ज्ञान का प्रकाश जरूरी है, अज्ञानता जरूरी, पढ़ना लिखना चाहिए, सभी गलत है। तो रावट के हिरण के बच्चे से ज्ञान जरूरी है, ठीक है। यही हमको समझ में आता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 44 और देख रहे हैं कि रावट के हिरण को शीर्षक के में के कवि कौन है। मोहम्मद इकबाल नहीं, बिहारी, शंकर सोलेदे, डॉक्टरनी वियतनाम। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डॉक्टरनी वियतनाम होगा। आगे चलते हैं। अशोक ने किस धर्म को स्वीकार किया था। जैन धर्म नहीं, ईसाई धर्म नहीं, पारसी नहीं, कौन, बौद्ध धर्म। ऑप्शन सी। अशोक शस्त्र त्याग करने के बाद जो कलिंग का राजा था के राजा से टक्कर होने के बाद जब धर्म परिवर्तन कर लेता है, दिल पसीज जाता है, तो बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेता है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 46 में है कि अशोक कहाँ के सम्राट थे। तो अशोक मगध के सम्राट थे। लड़ाई हुई थी कलिंग के राजा से 261 ईसा पूर्व में, ठीक है। निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक का नहीं है। फड़फड़ाना, मिमियाना, जुटलाना, हिनहिनाना। तो फड़फड़ाना, मिमियाना, हिनहिनाना ये क्या है, सभी बातें तो आपको जानवरों की बोली है। क्या है, ये जानवरों की बोली है। लेकिन झूठलाना किसी मनुष्य के बोली को, भाषा को, उसको झूठ बोलने की प्रवृत्ति को बताई जाती है। अतः इसमें से क्या आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, झूठलाना। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 48 में और इसमें देखने मिल रहा है हमको क्रिया बनाने के लिए धातु में क्या जोड़ा जाता है। क्रिया बनाने के लिए धातु में क्या जोड़ा जाता है। तो क्या जोड़ा जाता है, का, ना, ग, ला। तो क्रिया बनाने के लिए अब सोचिए जरा, थोड़ा सा भी सोच के देखना चाहिए। बच्चे कहा जाता है पढ़ो कम गढ़ो ज़्यादा, तो आपको कुछ गढ़ना पड़ेगा, कुछ अब व्यवहारिकता से मिसाल और उदाहरण आपको याद रखना पड़ेगा। तो डियर्स, वीडियो थोड़ा सा भी सपोर्ट लगे तो आप हमें ज़रूर मदद कीजिए। मदद इस तरह से कर सकते हैं, अपने दोस्तों साथियों में ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है। मैं भी आपको 9 साल से ऑफलाइन में पढ़ा ही रहा हूँ। कुछ ही दिनों बाद मेरी ऑफलाइन में पढ़ाने की यह 10 साल का अनुभव होने वाला है।
अतः मेरे पास भी शब्द दिन बच्चे पढ़ते हैं। दिन भर 15 घंटा मैं आज भी पढ़ाता ही हूँ, लेकिन मैं इतना यूट्यूब में ऑनलाइन पढ़ाने की इच्छा जागृति जाहिर कर रहा हूँ, तो अच्छी व्यू नहीं आते हैं, आप लोगों को अच्छी सपोर्ट नहीं मिल रही है। प्लीज़ आपकी सपोर्ट चाहिए। ठीक है, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। और हाँ, आपके नए फ्रेंड आने वाला साल 10 क्लास पढ़ने वाले, उनको भी ज़रूर आप उसे शेयर करेंगे। तो हम क्या बोलते हैं, क्रिया बनाने के लिए धातु में क्या जोड़ना चाहिए? क नहीं, ल नहीं, ग नहीं, न। जैसे खाना, जैसे पढ़ना, जैसे लिखना, ठीक है, हंसना, गाना, रोना, पढ़ना, लिखना, दौड़ना। तो क्या आया? ना। अतः राइट आंसर क्या हो जाएगा? ना हो जाएगा। भविष्य काल के कितने प्रकार होते हैं? भविष्य काल के 4, 3, 2, 5। तो क्या हो जाता है? भविष्य काल के कितने भेद हो जाते हैं? भविष्य काल के 2 भेद होते हैं। ठीक है, आगे चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 50 के पास। प्रख्यात में प्रयुक्त क्या है? प्रख्यात में उपसर्ग क्या है? तो प्र प्लस ख्यात, तो क्या हो गया? प्रख्यात। ठीक है, तो क्या हो गया? ऑप्शन मेरा ए हो गया। आगे चलते हैं। अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है? अनु प्लस वाद, अनु प्लस वाद, तो क्या हो गया? अनुवाद। तो क्या होगा? उपसर्ग। जो पहले लगता है उसको उपसर्ग कहते हैं, जो बाद में लगता है उसे अपव्यय अपव्यय कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में सफिक्स परफिक्स। ठीक है, पहले वाले को उपसर्ग और बाद वाले को प्रत्यय बोलते हैं। ठीक है, अगले चले क्वेश्चन नंबर 52। 52 में देख रहे हैं हम कि आपको व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाए कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए। व्यवस्था से पूर्व, इससे पहले हम क्या जोड़ दें कि उसका अर्थ अभी जैसा है ठीक उसको उल्टा हो जाए। तो अव्यवस्था, अव्यवस्था, अपव्यवस्था, परिव्यवस्था। सोचने ने कि यहाँ पर व्यवस्था सब कुछ ठीक ठाक है, अरे उन लोग जैसे अव्यवस्था थोड़े हैं, अर्थात अव्यवस्था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निस्तेज में कौन सा उपसर्ग है? नि प्लस तेज, ये विसर्ग संधि इसमें लगता है। ठीक है, तो क्या हो जाता है? निस प्लस तेज, सॉरी, निस प्लस तेज, निस्तेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 के पास है। बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? जो बाद में जुड़ते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। तो बूढ़ा प्लस पा, बूढ़ा प्लस आ पा, तो क्या हो गया? बूढ़ा पा। क्या हो गया? बुढ़ापा। ऑप्शन ए सही है। धुंधला में कौन सा प्रत्यय है? धुंधला में कौन सा प्रत्यय है? धुंध प्लस ला, धुंध प्लस ला, तो कैसा हो गया? धुंधला। ऑप्शन ए सही। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 के पास। 56 में देख रहे हैं क्या, निम्नलिखित पद इक प्रत्यय लगने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है? दैविक, सामाजिक, भौमिक, पाक्षिक। तो क्या है? इक प्रत्यय है, तो क्या हो जाएगा? आपको हो जाएगा यहाँ पर पक्ष प्लस एक, पक्षिक। ऑप्शन डी सही मेरा हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 के पास। विज्ञान में कौन सा प्रत्यय है? विज्ञान, विज्ञान में कौन सा प्रत्यय है? तो क्या हो जाएगा? बिग प्रत्यय, बिग प्लस आन, विज्ञान। ऑप्शन सी सही होगा। 58 में देखते हैं। सदैव किस संधि का उदाहरण है? वृद्ध संधि, ज्ञान संधि, आदि संधि, गुण संधि। सदा प्लस एव, सदा प्लस एव, सदैव। तो क्या हो जाएगा मेरा? ये हो जाएगा वृद्धि संधि को। ऑप्शन से सही हो जाएगा। समानति, सन्मति का संबंध का संधि विच्छेद होगा सम प्लस अति, सन्मति। ठीक है, ठीक है, ये व्यंजन संधि का ये बातें हैं, व्यंजन संधि की बातें हैं। तो सन्मति, तो सम प्लसमति, सन प्लसमति, सद प्लसमति, सत प्लसमति, सत प्लसमति, सत प्लस जन, सज्जन, दिक प्लस गज, दिग्गज। ठीक है, उत प्लस चरण, उच्चारण। समझ में आ गया? मैं जितना बोल भी रहा हूँ, लिखने में टाइम लगेंगे, और तो मेरे पास छोटा स्क्रीन है, मैं लिखने में तकलीफ होता है, नहीं लिख पाता है, नहीं तो मैं बोल देता हूँ जब, तो आप उसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, आजंत, अजंत किस संधि का उदाहरण है? अजंत स्वर संधि, व्यंजन संधि,
विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा व्यंजन संधि। अजंत व्यंजन संधि का उदाहरण है। आगे चलते हैं, परोपकार किस संधि का उदाहरण है, विसर्ग गुण वृद्धि यान संधि। तो ये किसका उदाहरण होगा, ये गुण संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 के पास। देखिए इसमें क्या है, इसमें यही है, यदि ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ए किस में परिवर्तित होता है, आय में, आय में, अब में, अब में। तो किस में हो जाता है, ये हो जाता है आय में बदल जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 के पास। ठीक है, 63 में देखते हैं, दयानंद किस संधि का उदाहरण होगा, दयानंद किस संधि का उदाहरण होगा। तो ये हो जाएगा आपको दीर्घ संधि का। विश्वंभर शब्द किस समास का उदाहरण है, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि, अव्ययी, तत्पुरुष। तो किसका है, ये हो जाएगा आपको तत्पुरुष समास का उदाहरण है। 65 में कन्यादान, कन्यादान, कन्यादान किस समास का उदाहरण है, बहुब्रीहि, तत्पुरुष, द्विगु, करामधराय। तो ये हो जाएगा आपको करामधराय। दशानन शब्द का कौन सा समास है, मैंने बोला तुरंत समास पढ़ लीजिए। ठीक है, आप कारक पढ़ लीजिए, संधि पढ़ लीजिए, लिंग पढ़ लीजिए, विलोम शब्द पढ़ लीजिए। ठीक है, इतना सब चीज़ को पढ़िए, उसके बाद संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, तो तभी आप एग्ज़ाम दे पाइएगा। ठीक है, यदि हमें वीडियो चाहिए भी तो कमेंट करके जरूर बोलिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 में, पशुधर शब्द का समास क्या होगा। पशुधर शब्द का समास आपको बहुब्रीहि समास है। और पंचानन, पंचानन शब्द कौन सा समास है, ये बहुब्रीहि, द्विगु, यदोंत या करामधराय। तो क्या होने वाला है, आपका होने वाला है बहुब्रीहि समास। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। पद्मा कौन थी, पद्मा कौन थी, ये बुक प्रेजेंट से है, जो आपको अशोक के शस्त्र त्याग से लिया गया है। ठीक है, मगध की राजकुमारी बिल्कुल नहीं, कलिंग की राजकुमारी, विदेह की, चित्तौड़ की नहीं, बल्कि कलिंग की राजकुमारी थी। सैनिकों को तलवार फेंकने का आदेश किसने दिया था, अशोक ने, पद्मा ने, लक्ष्मीबाई ने, सेनापति ने। तो ये आदेश दिया था आपको अशोक ने दिया था, जब आपको पद्मा के सामना करने की नौबत आई थी तब। ठीक है, ईशिया तो ना गई मेरे मन से, डियर ईशिया। ठीक है, मैं सबको ऑफलाइन में बड़ी मज़ा से चाव से मैं घंटा 1.5 घंटा में पढ़ाता हूँ। अब यहाँ पर ऑप्शंस में यहाँ पर थोड़ा देर के लाते हैं, ऐसी बात नहीं की जा सकती है। ईशिया तो ना गई मेरे मन से डियर्स, कहा जाता है जिस थाली में खाते हैं लोग उसी थाली में छेद करते हैं। यदि आपकी कोई बुराई करता है तो निश्चित तौर पर आपको इस बात की खुशी होने की ज़रूरत है कि आपके पास कुछ ज़्यादा हो गया है, तभी आपको देखकर कोई जलता है। अतः क्या हो गया, इससे तू ना गई मेरे मन से का लेखक यहाँ पर पूछा गया कि कौन है, तो इसका लेखक है आपको दिनकर है। ठीक है, इससे तू ना गई मेरे मन से मन से निबंध है, इसका विवरणात्मक, विचारात्मक, विश्लेषणात्मक कोई नहीं। तो क्या है, विचारात्मक निबंध है। क्या है, विचारात्मक निबंध है। 73 के बाद है, मोको शब्द का प्रयोग बिल्कुल कभी नहीं किया है, कबीर ने किया है, कवि के लिए, ईश्वर के लिए, जनता के लिए, भक्त के लिए। तो मो को प्रयोग किया है ईश्वर के लिए। ठीक है, कबीर थे सगुणवादी, निर्गुणवादी, बहुलवादी, सामंतवादी। ठीक है, तो कबीर कैसा थे, निर्गुण कवि, यानी भक्ति काल का 2 भाग में टूट गया था, एक सगुण और एक निर्गुण। ठीक है, तो कबीर कैसे हैं, निर्गुण कवि थे। नेक्स्ट आगे चलते हैं, विक्रमशिला पाठ साहित्य की कौन सी विधा है। तो देखिए, यात्रा वृत्तांत है, अर्थात नहीं नाटक है। यात्रा विक्रमशिला साहित्य का कौन सा है, इसमें यात्रा वृत्तांत ऑप्शन तो है ही नहीं, तो मैं यहाँ पर क्या दे दूंगा, तब इसे निबंध दे देता हूँ, लेकिन इस यात्रा वृत्तांत ही सही है, क्योंकि यात्रा के अनुसार यहाँ पर कोई आने के बाद ही देखा गया था। चलिए निबंध मान लिया हूँ ऑप्शन के आधार पर। आगे चलते हैं, विक्रमशिला का अतीत और वर्तमान कौन सुन रहा है। तो विक्रमशिला का अतीत और वर्तमान सुन कौन रहा है, तो सुन रहा है स्वयं विक्रमशिला। कौन सुन रहा है, सुना कौन रहा है, स्वयं विक्रमशिला। अगला सवाल देख रहे हैं कि गद्य साहित्य की नई विधा है। गद्य साहित्य की एकांकी है, डायरी, कविता, रेखाचित्र। तो गद्य साहित्य की नई विधा है, तो क्या है,
वो है डायरी। अगले से किसकी डायरी का वर्णन पाठ में किया गया? तो संजू की दीदी की डायरी। क्या है? ये दीदी की डायरी का चर्चा है आपको पाठ में, हमारे सिलेबस में। आगे चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 79। रो रो का रात गुजरता है। तो रो रो का रात कौन गुजरता है? बोलिए, कमेंटों को कभी क्या किया कीजिए। रो रो कर कौन? मोर, चकोर, कौवा, बुलबुल। तो ये चकोर, ठीक है। प्राकृतिक सौंदर्य देखकर गाने के लिए बेहाल होता है। कौन होता है? हंस, मोर, बुलबुल, कोई नहीं। तो कौन बेहाल हो जाता है? तो हो जाता है बुलबुल। प्राकृतिक सौंदर्य देखकर गाने के लिए कौन बेहाल होता है? बुलबुल। आगे चलते हैं, दिन बंधु निराला पाठ की विधा है। क्या है? कविता, निबंध, कहानी, कहानी या रेखा चित्र। तो यह क्या है? ये आपको है निबंध है। दिन बंधु निराला, ठीक है। जो दिन मीन्स गरीब, बंधु मीन्स दोस्त, गरीबों के दोस्त को दिन बंधु कहा गया, ठीक है। तो ये कैसा पाठ की विधा है? ये निबंध है। आगे सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। जो रहीम दीन ही लखे दिन बंधु सम होई, यह किनके प्रसिद्ध दोहे हैं? तो यदि आपके पास थोड़ा सा भी अकल और बुद्धि है तो आपको सोचना चाहिए कि इसमें क्या कहा गया। इसमें रहीम आया है ना, तो यहाँ पर भी रहीम होगा ही ना। जो रहीम जो रहीम दीन ही लखे दिन बंधु सम होई, अर्थात कि कबीर बड़ा रहीम बड़ा दानी व्यक्ति थे। कहता था, रहीमन नूरमर्ची के जो कुछ कहो मांगन जाही, उनते पहले वो मरे जिन मुख निक्षत नाही। कबीर का और प्रसिद्ध फेमस आपको दोहा है, जो कहा था, रहीमन निज मन की भी था मन ही राखे कोई, सुनी आठी ले लोग से बाटी ना ले कोई। अर्थात मनुष्य को अपनी दिलों की दुख, पारिवारिक समस्या, एक जिंदगी की समस्या दूसरे के सामने बयान नहीं करनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 में पास है, कासारा का होटल था। किसका होटल था? अस्थाई, अस्थाई, विस्तृत, संकुचित। तो कैसा होटल था? उसके अस्थाई होटल था, जो वहाँ पर चाय वगैरह बेचता था। खेमा मालिक कसरा से किस चीज की मांग करता है? किस चीज की मांग करता है? पैसा का? नहीं। कपड़े का? नहीं। तो क्या मांगता है? तो बोलेंगे चप्पल की मांग करता है कि काका पैर जल जाते हैं, मुझे एक जोड़ी चप्पलें ला दो। तो कसरा क्या जवाब देता है? रख दूंगे चप्पलें सिर पे, बड़ा चप्पल पहनने वाला हुआ है, जा जल्दी जा। उनके प्लेट पैर, यानी कि जो आगे की दुकानदारी काम में आगे बढ़ देता है। जख्म का अर्थ होता है कौन? दर्द, घाव, मरहम या पीड़ा। तो जख्म का अर्थ हो जाता है घाव बोलिए या चोट बोलिए। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा घाव, ठीक है। खुशबू रचते हैं हाथ। खुशबू रचते हैं हाथ पाठ की विधा कैसी है? तो खुशबू रचते हैं कविता, कहानी, निबंध। माय डियर्स, आप यदि थोड़ा सा भी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना नहीं भूलिएगा, और 10 to 5 साथियों में, टोला मोहल्ले, आपको कोचिंग स्कूल के साथियों को ज़रूर खबर कीजिएगा किस तरह की पढ़ाई किसी यूट्यूब में होते हैं। मैं कहना चाह रहा था, खुशबू रचते हाथ पीठ की विधा है। तो कैसा है? कविता, निबंध, कहानी और यात्रा वृतांत। तो क्या है 86 नंबर का क्वेश्चन का आपको राइट आंसर हो जाएगा खुशबू रचते हैं हाथ कविता है। जस्ट थोड़ा सा बच गया है। बिहार की बेटियां, अब धैर्यपूर्वक बने रहे। बिहार की बेटियां सुरक्षित हैं, असाधारण प्रतिभा में धनी है। बिल्कुल असुरक्षित हैं कह सकते हैं, डरपोक और कह रहे हैं बिल्कुल डी तो होगा नहीं। अब बाकी जिधर चले जाएं तो ये असाधारण प्रतिभा की धनी व्यक्ति है, ठीक है। कौन? बिहार की बेटियां। सोनी किसकी बेटी है जी? सोनी किसकी बेटी है? कौन? विष्णु शंकर तिवारी, जितेंद्र माझी, शंभू मेहता, अर्नब राज। तो किसकी बेटी है? अर्नब राज की बेटी है। ऑप्शन डी राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन। कर्पूरी ठाकुर का जब गांव की पाठशाला में दाखिला कराया गया तब उनकी उम्र क्या थी? तो किन था? 3 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष, 5 वर्ष।
थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि बड़े व्यक्ति थे, बड़े आदमी थे, तो इनका जवाब हो जाएगा 6 वर्ष। कितने उम्र के थे? 6 वर्ष के थे। अगला सवाल है, कर्पूरी ठाकुर बिहार के उप मुख्यमंत्री कब बने? 1665 में बने। उसके बाद कर्पूरी ठाकुर बिहार के उप मुख्यमंत्री कब बने थे? 65, 70, 1970, 1967, 1952। तो कब बने हैं? तो ये बने हैं 1967 ईस्वी में बिहार के उप मुख्यमंत्री बने थे। थकान शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? विकलता, विलिष्टता या क्लांति या क्लेश। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लांति, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं 92 के पास। कमल शब्द का पर्यायवाची क्या है? तब जानते ही है जलज, पंकज, ठीक है, कमल का पर्यायवाची है। तो यहाँ पर क्या है? मनसीज, सरसीज, अंत्येज, सौदेज। तो क्या हो जाएगा? ये राइट आंसर हो जाएगा सरसीज, ठीक है। ईर्ष्या शब्द का पर्यायवाची शब्द है दाह, स्पर्धा, प्रतिस्पर्धा या आ। तो ईर्ष्या शब्द का सही पर्यायवाची हो जाएगा डाह, ठीक है। नेक्स्ट डियर्स, देखिए मैं 94 पर आ गया हूँ, ठीक है। आगे क्या करेंगे आप जरूर हमें कमेंट्स करके बताएंगे, ठीक है। किनारा शब्द का पर्यायवाची बताइए। सर, ठीक है। किनारा शब्द का पर्यायवाची है सूर, ठीक है, सर, तीर। तो किनारा शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा ना ही सर, ना ही तीर, ना ही सुरंग, ना ही तरंग। तो क्या बोल दूं? तीर होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हम एक ठोका देते हैं तो किनारा हो ही जाता है ना। तो क्या हो गया? तीर किनारा का विपरीत शब्द हो जाएगा आपको किनारा। चलता हूँ 95 के पास। 95 में देख रहे हैं, वृक्ष लताओं से अलिंगित शब्द का पर्यायवाची बताइए। तो क्या है? ये हो जाएगा आपको सी हो जाएगा बिटअप। और देखते हैं, बस 4 क्वेश्चन बच गया है। वक्र, वक्र शब्द का पर्यायवाची शब्द है रिजु, आक्र, क्षमा, कठोर। तो क्या हो जाएगा? ये होने वाला है आपको रिजु, ठीक है। वक्र मीन्स टेढ़ा, रिजु मीन्स सीधा, ठीक है। रिजु रेखिए को मैथमेटिक्स से आप समझ के आना पड़ेगा। ये तो सवाल जॉब। प्रत्यक्ष शब्द का पर्यायवाची क्या बताइए। प्रत्यक्ष शब्द जो सामने डायरेक्ट हो प्रत्यक्ष कहते हैं। तो प्रत्यक्ष किन को होता है? प्रमाण। प्रत्यक्ष शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? प्रमाण। अप्रत्यक्ष, अपरोक्ष या उल्टा। तो क्या हो जाएगा? अप्रत्यक्ष हो जाएगा। उसके बाद लास्ट देख रहे हैं, उदाहरण शब्द का, उदार शब्द का पर्यायवाची बताइए। कठोर, पुरुष, नरम, कोमल। तो ये क्या होने वाला है? ये ही होने वाला है उदार का कठोर होने वाला है। श्री गणेश करने मुहावरा का अर्थ होता है आपको शुरू करना या शुरू कार्य करना, आरंभ करना। शुरू करना यहाँ पर, सॉरी, शुभ काम करना। यहाँ पर डी हो जाएगा 99 में, जो आरंभ करना। तो डियर्स, ये था आपको आज का वीडियो, ठीक है। अब कैसे लगा जरूर कमेंट्स करके हमको बताइएगा। शेर के दांत गिनना मुहावरे का अर्थ बताइए। मृत्यु को ललकारना, मृत्यु को ललकारना, यह साहस का कार्य करना, मरने से नहीं डरना या भयभीत होना। तो क्या हो जाएगा? ये तो हो जाएगा साहस का कार्य करना। क्या हो जाएगा? साहस का कार्य करना। तो डियर्स, इस तरह था एग्जाम, यह था परीक्षा क्वेश्चंस। आप इसे पढ़ेंगे, एक बार नहीं 2 बार पढ़ेंगे, साथ साथ बोलेंगे, तो फिर आपको सब कुछ इसी तरह से हो जाएगा। और किस विषय में कैसे वीडियो चाहिए जरूर कमेंट करके बताइए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, कल सब्जेक्ट की तैयारी बेहतर ढंग से कीजिए और अपने 10 साथियों को जरूर बताइए ताकि भी इसका लाभ ले सके। और मुझे मेहनत का, आपकी कामयाबी ही मेरी मजदूरी है, तो आप मुझे भी इसका मजदूरी मिल जाए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं
नेक्स्ट एक अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा, शुक्रिया।